नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं आशुतोष पांडे। आज बात करेंगे हम भारत की संप्रभुता एकता को बचाने के लिए अंडमान निकोबार को किस तरह से ध्यान में रखा जाए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं अंडमान और निकोबार के लिए काफी हो सकता है मुश्किलों से भरा हो, क्योंकि चाइना की बुरी नजर उस पर। उससे पहले आज हम इस पूरे मैप पे बात करेंगे। भारत का कंप्लीट मैप ऐसा दिखता है, जब इसको खत्म कर देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसा दिखता है। यह है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। आइलैंड नहीं, चाइना के खिलाफ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वेपन में से एक है। आपको समझना होगा इस बात को, इस बात पे गौर करना होगा। इसलिए हमारी इन बातों को और इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखें। कैसे इंपॉर्टेंट है ये सारी बात हम समझाएंगे। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में हम कि भारत के लिए अंडमान कितना जरूरी है। सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल, चाइना को आखिर चाहिए क्या? क्या चाइना और भारत की कहानी एकदम सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलर जरूर है। दोनों एंसेंट सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। एक दौर था जब बीजिंग दुनिया की रिचेस्ट सिटी हुआ करती थी और हमारा अर्थव्यवस्था दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था। लेकिन कॉलोनाइजेशन के बाद चाइना और भारत दोनों गरीब देश बन गए। 1947 में भारत को आजादी मिली, वहीं 1949 में कम्युनिज्म ने चाइना पे कब्जा कर लिया। 1 अक्टूबर को चाइना अपना नेशनल डे मनाता है, क्योंकि 1 अक्टूबर 1949 को PRC, जिसका फुल फॉर्म है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, का गठन हुआ था। अगर हम बात 1950 तक की करें तो इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमी थी वो एकदम समान थी। यह डिफरेंस तब ये डिफरेंस तब बढ़ने लगा जब चाइना ने बड़ा गेम पहचाना। 1950 में ही चाइना जान चुका था कि 21वीं सदी की वॉर बंदूक से नहीं, इकोनॉमी की वॉर होगी, और ये वॉर एक भी बुलेट फायर किए बिना जीता जा सकता है। चाइना समझ चुका था कि वॉर को जीतने के लिए दुनिया को कुछ ऐसा दो जो बाकी देश ना दे पाए। संपूर्ण विश्व को खुद पर डिपेंडेंट बनाओ और दूसरे के लिए डिस्प्लेसमेंट बन जाओ। इस थ्योरी के बाद ही चाइना बन गया दुनिया के लिए फैक्ट्री। चाइना के लोग एक थ्योरी पर विश्वास रखते हैं, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन। चाइना मानता है कि वेस्टर्न कल्चर और जापानियों ने चाइना के कल्चर को 100 साल तक बर्बाद किया। यही यहाँ के लोगों को गरीबी में रखा। ये बात चाइना मानता है कि यहाँ के लोगों को गरीबी में रखने का सबसे बड़ा कारण वेस्टर्न कल्चर और जापानीज थे। आप देखिए खुद के भारत और चाइना की कहानी कितनी सिमिलर है। भारत को भी वेस्टर्न कल्चर ने बर्बाद किया, भारत को मुगलों ने बर्बाद किया, भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्बाद की। उसी तरह चाइना को भी 1950 से पहले इन सभी चीजों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज चाइना कहाँ है, भारत कहाँ है? सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन। हम इस बात को, ये मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम तुलना कर रहे हैं। हम ये बताने जा रहे हैं अपने वीडियो में कि समय रहते अगर हम इन आने वाली जो टॉपिक्स हैं, आने वाला जो विशेष बात है, जो गौर करने वाली बात है, अगर सरकार उस पर काम नहीं करती है। लेकिन एक गौर करने वाला पॉइंट और बता दे कि इस सरकार से पहले 2020 से पहले कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो अंडमान निकोबार पर काम की हो। ये सारी बातें हैं जो आगे आपको वीडियो में मैं बताऊंगा। ह्यूमिलेशन काफी मोटिवेट काम, जो चाइना जो है, चाइना ह्यूमिलेशन, सेंटर ऑफ ह्यूमिलेशन से काफी मोटिवेट होता है, इंस्पायर होता है। फंडा सिंपल है। चाइना सिर्फ यही मानता है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक हैमर और एक नेल। सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, एक डोमिनेट करता है, दूसरा डोमिनेट होता है। चाइना हमेशा से डोमिनेट करने वाला पॉलिसी पर काम करता है। चाइना सोचता है कि अगर वो डोमिनेट नहीं करेगा तो एक दिन वो खुद डोमिनेट हो जाएगा। टेस्ला से लेकर एप्पल तक सभी कंपनी चाइना में है। ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि चाइना 996 पॉलिसी पर काम करता है।
जी हाँ, चाइना 996 पॉलिसी पे काम करता है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये 996 पॉलिसी आखिर है क्या? तो 996 का मतलब है 9 बजे सुबह आना और रात को 9 बजे जाना, और ऐसा सप्ताह में 6 दिन होता है, जिसके कारण सभी कंपनी चाइना में सेटअप करती है, क्योंकि हर कंपनी को मैन पावर इजीली अवेलेबल हो जाता है। और वो मैन पावर जो सप्ताह में 6 दिन 12 घंटे काम करते हो, ऐसा सिर्फ चाइना में पॉसिबल है, क्योंकि बाकी सभी देश, हमारे देश में भी 8 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते ऑफिशियल, और बाकी जितनी भी दुनिया में देश है वो सिर्फ 8-6 घंटे ही काम करती है। लेकिन चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जहां 996 पॉलिसी चलती है, जहां पे 9 से 9 काम करना होता है, वो भी सप्ताह में 6 दिन। यही वो पॉलिसी है जिसके कारण चाइना आज इतना आगे बढ़ चुका है। चाइना की इस पॉलिसी को कहा जाता है मेड इन चाइना 2025। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी चाइना में एक सवाल को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। वो यह है कि इतने सामान को दुनिया में किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाए। इस मामले को लेकर चाइना के अंदर कई कॉन्फ्लिक्ट नजर आती है। इन्हीं में से एक चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन दूसरी तरफ चाइना इंडिया ओशियन से होकर अफ्रीका एवं वेस्टर्न देशों तक अपनी सप्लाई चेन को जारी रखना चाहता है। यही कारण है जिसके चलते वो अलग अलग देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करता है। श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों को कम रेट में लोन देता है, और वो भी लोन इतना बढ़ा देता है कि वो इतना लोन देता है कि वो जानता है, चाइना जानते हुए कि ये देश चुका नहीं पाएंगे, चुका ना सके, उनका ये साजिश होता है कि कोई देश उसका लोन चुका ना सके, जिसके कारण वह किसी भी देश में कभी भी चाइना के प्रोजेक्ट पर हस्तक्षेप न डाल सके। कोई देश कभी भी चाइना के प्रोजेक्ट को आंख ना दिखा सके। इस बाबत उन देशों को वो कमजोर कर दिया, जैसे ही पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे कई देश हैं जिसे चाइना ने इतना कमजोर कर दिया कि आज के समय में अगर चाइना उनके देश को अपने व्यापार या सैन्य मदद के लिए उपयोग करे तो वह चाइना का विरोध ना कर पाए। अभी तक चाइना इसी प्रोजेक्ट के जरिए सभी देशों को कंट्रोल करता है। इस प्रोजेक्ट को कहते हैं स्टिंग ऑफ पल्स। यही है वो फैक्ट जिसके कारण चाइना 21वीं सदी का इकोनॉमिकल सुपर पावर बनने के कगार पर है। बस प्रॉब्लम एक है, वो है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। आपने तो नाम सुना होगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लेकिन ये जो है चाइना की पॉलिसी को नस्तनाबूद करने वाला ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है। जी हाँ, अंडमान और निकोबार आइलैंड, इनमें 800 से ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड हैं, जिनमें सिर्फ 38 आइलैंड पर लोग रहते हैं। अगर आप मैप पर देखेंगे तो यह आइलैंड भारत से 1500 किलोमीटर दूर है, जबकि म्यांमार सिर्फ 300 किलोमीटर और इंडोनेशिया 200 किलोमीटर दूर है। इतने के बावजूद भी अंडमान निकोबार भारत के लिए काफी जरूरी है। वह इसलिए कि एकमात्र आइलैंड है जो चाइना का इकोनॉमिक रूट ब्लॉक करता है। यह है भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अंडमान निकोबार भारत की समूचे क्षेत्रफल का मात्र 0.2% है, लेकिन हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का 1/3 इन्हीं आइलैंड की वजह से हमें मिलता है। यानी यहाँ स्टेट ऑफ मलास्का, यानी कि यहाँ से स्टेट ऑफ मलास्का से हर एक इकोनॉमिक जोन भारत के इन्हीं आइलैंड से होकर गुजरता है। चाइना दुनिया को बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, ये सभी जानते हैं, और चाइना का 53% ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है और अंडमान के इसी छोटे से एरिया से होकर गुजरता है। दैट इज द ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ चाइना एंड चाइना नोज दैट, क्योंकि यह एरिया उनके स्टिंग ऑफ पल्स को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है। इसीलिए चाइना इस एरिया में बार बार अपनी स्पाइस सबमरीन भेजता है, और जब पकड़ा जाता है तो कहता है कि हम बस
पायरेसी के लिए बस यूज कर रहे थे। अब भारत दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों का ग्रुप प्रेसिडेंट है और आपको जानकर काफी खुशी होगी कि प्रीव्यू वेकिंग भारत के दिल्ली मुंबई में नहीं, जो G20 का सम्मेलन था उसका प्रीव्यू ब्रीफिंग भारत के दिल्ली मुंबई में नहीं अंडमान में हुआ था। फाइनली अब लगता है भारत अंडमान निकोबार की इम्पोर्टेंस को समझ चुका है। आपको विश्वास नहीं होगा कि 2020 तक इन आइलैंड में पर इंटरनेट भी नहीं था। लोग 50,000 महीना के पे करते थे सैटेलाइट इंटरनेट के लिए, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। पिछले कुछ सालों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफी डेवलपमेंट हुआ। सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से भी अंडमान निकोबार भारत के लिए इतना जरूरी है कि आपको जानकर हैरानी होगा कि आज भी अंडमान निकोबार साउथ ईस्ट एशिया को भारत से जोड़ने का काम करता है। यही वजह है कि भारत 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इन एरिया में अब स्टार्ट कर रहा है। इन प्रोजेक्ट में एयरपोर्ट जो मिलिट्री के साथ साथ टूरिज्म के लिए भी यूज किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ एक नेवल बेस बन जाएगा, जिसके बाद भारत अंडमान निकोबार पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है। इसे आसान भाषा में समझे तो दुनिया भर की सभी ट्रेड बड़ी बड़ी जहाजों से होती है, लेकिन सभी पोर्ट बड़ी बड़ी जहाजों को हैंडल नहीं कर सकती। आवश्यकता अनुसार जगह नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, फैसिलिटी नहीं होता। आज के जमाने में भारत की ज्यादातर ट्रांसशिपमेंट श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से होकर गुजरता है। ट्रांसशिपमेंट के दौरान बड़ी जहाजों से माल छोटी जहाजों में पहले लादा जाता है, उसके बाद वह माल भारत आता है। यानी कि भारत आज श्रीलंका पर निर्भर है। लेकिन अगर निकोबार में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनता है तो भारत कुछ हद तक आत्मनिर्भर जरूर बन जाएगा। उस वक्त श्रीलंका ऑप्शन जरूर होगा, लेकिन इकलौता ऑप्शन नहीं रहेगा। आज जिस तरह से श्रीलंका में चाइनीज इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर रखते हुए भारत को निकोबार द्वीप समूह में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना काफी जरूरी हो गया है। इतना ही नहीं, इन सारे प्रोजेक्ट से 1 लाख डायरेक्ट जॉब और 1.5 लाख इनडायरेक्ट जॉब डेवलपमेंट होगा। अगर बात हम सुरक्षा की और करें तो ब्रह्मोस मिसाइल, आप जानते हैं इसकी रेंज 400 से 450 किलोमीटर तक है, और अग्नि मिसाइल जिसकी रेंज बढ़कर 7,000 मारक क्षमता हो गई है, लगभग 7,000 किलोमीटर तक वो मार करती है। अगर इन मिसाइलों को हम डिप्लॉय कर दें अंडमान निकोबार में तो मलाइका से आने वाले हर गतिविधियों, चाइना से आने वाले हर गतिविधियों पर हमारी पैनी नजर होगी और आवश्यकता पड़ने पर हम उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, ज्योग्राफिकली दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो हमें अगर इन जोन पर भारत को कब्जा रखना है तो भारत के लिए अंडमान निकोबार काफी जरूरी हो जाता है। इस इलाके में काफी हावी रहेगा। अगर भारत डेवलपमेंट बढ़ाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है वहाँ पे अंडमान निकोबार में, तो काफी भारत चाइना पे काफी हावी रहेगा। साथ ही अगर वो डिप्लॉय ब्रह्मोस और अग्नि जैसे मिसाइल को वहाँ डिप्लॉय करता है, अगर अग्नि जैसे मिसाइल यहाँ पर हम डिप्लॉय करते हैं तो चाइना पूरी तरह से यहाँ पे डोमिनेट होते नजर आएगा। जब तक भारत के पास अंडमान निकोबार है तब तक चाइना की स्टिंग ऑफ पल्स मात्र एक बिखरे हुए मोती की तरह होंगे। यही इम्पोर्टेंस बात है जिसे हम जितना जल्दी समझ पाए और जितना जल्दी हम इस पे डिप्लॉय करें, जितना जल्दी हम इस पे वर्क करें, तेज गति से वर्क करें, उतना ही हमारे देश के लिए काफी अच्छा होगा। जय हिंद।